मेरा नाम शेन युआन है। मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ हर रात 8 बजे के बाद बाहर रहना मौत को दावत देने जैसा होता है। अगर कोई समय पर घर नहीं पहुँचता, तो या तो वह भूतों के झुंड का शिकार बन जाता है या फिर किसी भयानक भूतिया कालकोठरी में खींच लिया जाता है। उस रात भी मैं जल्दी-जल्दी घर लौट रहा था। मेरा घर बस 100 मीटर दूर था, लेकिन घड़ी में 8 बजने में केवल 10 सेकंड बाकी थे। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। बस थोड़ा और, मुझे किसी भी हालत में घर पहुँचना है। मेरी सांसें तेज़ हो चुकी थीं। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। आखिरकार मैं दरवाजे के अंदर कूद पड़ा। मैंने राहत की सांस ली और हाँफते हुए कहा, "बच गया। आखिरकार मैं बच गया।" लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये मेरा घर नहीं था। चारों तरफ अजीब-सी सजावट थी। लाल लालटेनें टंगी हुई थीं और माहौल किसी पुरानी शादी की तरह लग रहा था। तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक लाल कपड़े पहने खूबसूरत महिला पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। "स्वामी, आप लौट आए।" मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। "रुको, मैं घर नहीं पहुँचा हूँ।" उसी समय मेरे कानों में एक ठंडी और डरावनी आवाज़ गूंजी। चेतावनी। एस रैंक भूतिया कालकोठरी भूतिया लाल दुल्हन सक्रिय हो चुकी है। पहला नियम, शांति बनाए रखें। जोर से बोलने वाले की तत्काल मृत्यु होगी। मेरे आसपास मौजूद कुछ लोग घबराकर चीख पड़े, लेकिन उनकी चीखें ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही सेकंड में वे हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरा गला सूख गया। मैं समझ चुका था कि मैं एक बेहद खतरनाक भूतिया कालकोठरी में फंस चुका हूँ। तभी लाल कपड़ों वाली महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। बाकी लोग तो बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन मेरे स्वामी कितने शांत हैं। मैं तो कब से आपके साथ विवाह करने का इंतजार कर रही थी। विवाह? मैं अंदर ही अंदर चीख उठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभर आया। "बधाई हो खिलाड़ी शेन्युआन, आपने छिपा हुआ मिशन प्राप्त किया है, सुहागरात।" मुझे लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। क्या मजाक है ये मिशन नहीं, सीधा मौत का वारंट है। लेकिन असली समस्या अभी शुरू हुई थी। मेरे सामने एक अजीब सी प्रगति पट्टी दिखाई दी। जितना मैं डरता, वह पट्टी उतनी ही भरती जाती। मैं घबराकर सोचने लगा, अगर ये पूरी भर गई तो कहीं ये चुड़ैल मुझे मार न डाले। उसी समय मुझे एक विशेष वस्तु मिली। उसे देखकर मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगर मैं इसे इस्तेमाल करके इस भूतनी को बांध दूं, तो शायद यहाँ से भाग सकता हूँ। मैंने बिना समय गंवाए उस पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। मेरी शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वह मुस्कुराई और बोली, "क्या मेरे स्वामी मुझसे मिलने के लिए इतना उत्सुक हैं?" और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं सीधे उसके सामने जा गया। "सिस्टम, तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया।" मैंने मन ही मन चिल्लाया। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आया। "बधाई हो, आपने मिशन शारीरिक स्पर्श पूरा कर लिया है।" मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैं मौत से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाने अनजाने में उसके सारे मिशन पूरे करता जा रहा था। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह भयानक रात अभी कितनी लंबी होने वाली है। मैं अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे सामने खड़ी लाल दुल्हन मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका वर्षों पुराना प्रेमी हूँ। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके चेहरे की मुस्कान जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खतरनाक भी। इस जगह का हर नियम मौत से जुड़ा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कई खिलाड़ी डर से कांप रहे थे। कुछ लोग बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जबकि कुछ तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। तभी कालकोठरी का दूसरा नियम घोषित हुआ। इस इकाई की किसी भी मांग को अस्वीकार करना है। उल्लंघन करने वाले को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। मेरा दिल बैठ गया। मतलब, अब मैं उस लाल दुल्हन की किसी बात को मना भी नहीं कर सकता था। उसी समय वह मेरे और करीब आ गई। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। "स्वामी, आप मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हैं? क्या आपको डर है कि मैं आपको खा जाऊंगी?" मैं मन ही मन बोला, "डर? मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम मुझे खा जाओगी।" लेकिन नियम याद आते ही मैंने अपने होंठ बंद कर लिए। अब मेरे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मेरी प्रतिक्रिया देखकर और खुश हो गई। जितनी वह खुश हो रही थी, उतना ही मैं डर रहा था। लेकिन तभी मेरे सामने फिर से सिस्टम का संदेश उभरा। विशेष संबंध स्तर बढ़ रहा है। मैं लगभग रो पड़ा। दूसरे लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और यहाँ सिस्टम मेरी और इस भूतनी की प्रेम कहानी आगे बढ़ाने में लगा था। उसी समय कुछ खिलाड़ियों ने दूर से हमारी ओर देखने की कोशिश की। शायद वे ये समझना चाहते थे कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। लेकिन अगले ही पल लाल दुल्हन का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध भर गया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो हमें घूरते हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा शरीर कांप उठा। अगले ही क्षण बाहर से चीखों की आवाज़ आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं समझ गया कि जिसने भी नियम तोड़ा होगा, उसका अंत हो चुका है। अब इस कालकोठरी में जीवित रहने का एक ही तरीका था, नियमों का पालन करना। और सबसे महत्वपूर्ण नियम था, इस लाल दुल्हन को नाराज़ न करना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरा सामना उससे भी ज़्यादा खतरनाक परीक्षा से होने वाला था। उस समय मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई आदमी बम के ऊपर बैठा हो और उसे पता भी न हो कि बम कब फटेगा। लाल दुल्हन मेरे सामने बैठी थी और लगातार मुझे देखे जा रही थी। जितना ज़्यादा वो मुझे देखती, उतना ही ज़्यादा मेरा डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा डर बढ़ने के साथ-साथ वह और खुश होती जा रही थी। तभी उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
मैं भागना चाहता था, लेकिन नियम साफ कह रहे थे कि उसकी किसी भी मांग को ठुकराना मौत को बुलाने जैसा होगा। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। शांत रहो, शेन युआन, बस किसी तरह सुबह तक जिंदा रहना है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी खिलाड़ी किसी सुराग की तलाश कर रहे हों। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हमारी ओर पड़ी, लाल दुल्हन का चेहरा फिर बदल गया। उसकी आंखों में भयानक क्रोध चमक उठा। कितनी बार कहा है, मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। अगले ही पल बाहर से दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की। मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि जो भी उसके नियम तोड़ेगा वह जीवित नहीं बचेगा। तभी वह फिर मेरी ओर मुड़ी, और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। स्वामी, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे करीब लाना शुरू कर दिया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वह साफ सुन सकती है। आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप मुझसे डरते हैं? मैं मन ही मन चिल्लाया। डरता हूँ? मेरी तो आत्मा तक कांप रही है। लेकिन बाहर से मैंने सिर्फ एक बनावटी मुस्कान दिखाई। उसी समय मेरे सामने फिर से सिस्टम का संदेश दिखाई दिया। विशेष संबंध स्तर बढ़ रहा है। मैं लगभग बेहोश होने वाला था। मैं बचने की कोशिश कर रहा था और सिस्टम हमारी प्रेम कहानी आगे बढ़ाने में लगा था। मुझे लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूतों से नहीं, इस सिस्टम से मर जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं उसका ध्यान किसी और चीज़ में लगा दूं तो शायद मुझे भागने का मौका मिल सकता है। मैंने आसपास देखा और दूर लटके हुए रंग बिरंगे लालटेन दिखाई दिए। वो लालटेन बहुत सुंदर है, मैं कहा। क्यों ना आप उन्हें देखने चलें? मेरी बात सुनकर लाल दुल्हन की आंखें चमक उठीं। स्वामी सचमुच बड़े रसिक हैं। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम कुछ देर के लिए तो उसकी नज़र मुझसे हट गई थी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत खुद बुला ली है। क्योंकि उन लालटेनों पर पहेलियाँ लिखी हुई थीं। और कुछ ही क्षण बाद एक नया सिस्टम संदेश मेरे सामने प्रकट हुआ। विशेष मिशन सक्रिय। लालटेन पहेली प्रतियोगिता। सभी पहेलियों का सही उत्तर दें। गलत उत्तर देने पर तत्काल मृत्यु। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने तो सिर्फ समय बिताने के लिए लालटेन की बात की थी। लेकिन अब मेरी जान 3 पहेलियों के सही जवाब पर टिकी हुई थी। मैंने सिस्टम का संदेश पढ़ा और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गलत जवाब इक्वल्स मौत। इतनी सी बात मेरे लिए काफ़ी थी पसीना निकालने के लिए। लेकिन लाल दुल्हन बेहद उत्साहित दिखाई दे रही थी। वह मुझे लेकर पहली लालटेन के सामने पहुंची। स्वामी, यदि आप तीनों पहेलियां हल कर देंगे तो मैं आपको विशेष पुरस्कार दूंगी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो पुरस्कार मेरे लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहली पहेली शुरू हुई। पहले और दूसरी पहेली इतनी आसान थी कि मैंने झक से उसका उत्तर दे दिया। फिर भूतनी दुल्हन ने मुझ तीसरी पहेली का उत्तर पूछा। लाल दुल्हन ऊंचे महल पर बैठी है। दिल में दर्द है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने पहेली को बार बार मन में दोहराया। लाल रंग, ऊपर जलना, आंसू बहना। अचानक मेरे दिमाग में जवाब आया। मोमबत्ती। मेरी तीसरी पहेली का उत्तर देते ही अचानक से सारे लालटेन फाटकर गायब होने लगे। तीनों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि आखिरकार एक बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन अगले ही पल लाल दुल्हन की आंखों में जो चमक दिखाई दी, उसने मेरे होश उड़ा दिए। स्वामी, आपके मन की बात मैं समझ गई हूँ। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो मुस्कुराई। आज रात मैं पूरे रीति रिवाज के साथ आपको अपना पति बनाऊंगी। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पति? मैं तो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसने कहा कि वह विवाह की तैयारी करने जा रही है। जैसे ही वो वहां से गई, मैंने बिना एक पल गंवाए भागना शुरू कर दिया। भाग शीन युआन, अभी नहीं भागा तो कभी नहीं भाग पाएगा। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। मेरे पीछे सन्नाटा था। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। तभी अचानक मेरे सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे दूल्हे राजा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सिस्टम की आवाज गूंजी। चेतावनी, रैंक भूत, भूतिया दलाल। मैंने तुरंत दिशा बदलने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि मैं भाग पाता, चारों ओर से छोटे छोटे भूत निकल आए और मुझे घेर लिया। मैं पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी बात सुनकर सारे भूत हंसने लगे। भूतिया दलाल ने मेरी ओर उंगली उठाई। दुल्हन का आदेश है, आज रात शादी हर हाल में होगी। अगले ही पल दर्जनों छोटे भूत मुझ पर टूट पड़े। किसी ने मेरे हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़ लिए। कुछ भूत तो जबरदस्ती मुझे दूल्हे के कपड़े पहनाने लगे। अरे धीरे, मैं खुद पहन लूंगा। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। कुछ ही मिनटों में मैं पूरी तरह दूल्हे की तरह सज चुका था। मुझे एक बड़ी पालकी में बैठा दिया गया। उस समय मेरा मन रोने का कर रहा था। मैंने जिंदगी में बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन भूतों द्वारा जबरदस्ती शादी करवाए जाने का अनुभव पहली बार हो रहा है। तभी सिस्टम की नई घोषणा सुनाई दी। तीसरा नियम, लाल दुल्हन से विवाह सफलतापूर्वक संपन्न होने पर ही खिलाड़ी कालकोठरी पार कर सकेगा। पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों ओर भूतों की बारात थी। कोई ढोल जा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई मेरी ओर देखकर हंस रहा था। और मैं पालकी के अंदर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। कुछ देर बाद पालकी रुक गई। दूल्हे राजा, उतरिए। मैंने धीरे धीरे बाहर झांका।
लेकिन जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मेरे सामने एक विशाल भवन खड़ा था। उसके अंदर अनगिनत भूत और राक्षस मौजूद थे। पूरा वातावरण किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। हे भगवान, ये शादी का मंडप है या मौत का दरबार? मैंने कांपते हुए कहा। तभी अचानक भीड़ के बीच हलचल मच गई। कुछ भूत डरकर पीछे हटने लगे। कुछ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक विशाल और डरावना राक्षस सामने आ गया। उसका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। उसने सीधे मेरी ओर देखा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या नई मुसीबत है? मैं भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया। कोई तो मेरी मदद करो, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। लेकिन आसपास मौजूद सारे भूत सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मेरी चीखों के बीच एक ही विचार बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं उस वक्त पूरी तरह मौत के मुंह में फंस चुका था। मेरे सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था, जिसके पेट के अंदर न जाने कितने इंसानी चेहरे कैद थे। वह मुझे जिंदा निगलने ही वाला था। उस पल मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं जिंदा ही किसी राक्षस का खाना बनने वाला था। सारे भूत बस मेरे मौत का तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लाल रिबनों का एक विशाल जाल चारों तरफ फैल गया और देखते ही देखते उस राक्षस को पूरी तरह जकड़ लिया। अगले ही पल वो राक्षस हवा में लटक रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी समय मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसने यह सब किया था। लाल कपड़ों में लिपटी भूतनी दुलानी का भव्य प्रवेश हुआ। वह रिबनों के सहारे हवा में चलते हुए सीधे राक्षस के सिर पर जा खड़ी हुई। इतना ही नहीं, उसने मुझे भी अपने लाल रिबन से बांध लिया और हवा में लटका दिया। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे छूते हुए उसने कहा कि मैं पहली बार उसके महल में आया हूँ, इसलिए शायद डर गया हूँ। उसने कहा कि ये नीच राक्षस शिष्टाचार नहीं जानते और मेरा स्वागत भी ठीक से नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उसने अपने लोगों की तरफ से भी मुझसे माफी मांगी। इसके बाद उसकी नज़र राक्षस के पेट में कैद उन चेहरों पर गई। उन्हें देखकर उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। गुस्से से भरी आवाज में उसने कहा कि उसकी प्रजा भी अब बहुत बेचैन हो चुकी है। अगले ही पल उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। पूरे हॉल में खून की बारिश होने लगी। जैसे ही वह खून बरसा, राक्षस के पेट में कैद सभी चेहरे शांत हो गए। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और वह नहीं चाहती कि ऐसी तुच्छ चीजें इस खास दिन का माहौल खराब करें। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़ी और मुझे शादी की रस्म की याद दिलाई। उसने पूछा कि क्या मैंने विवाह का उपहार तैयार कर लिया है। मैं और मेरी भूतनी दुल्हन एक साथ बैठे थे। वह एक खूबसूरत लाल शादी के जोड़े में थी, मगर उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने उसे अपने घर की सबसे कीमती क्योंगजियांग यूए शराब पिलाई। मैं बोला, यह मेरे घर की सबसे कीमती क्योंगजियांग यूए शराब है। एक घूंट लोगी तो जवानी हमेशा बनी रहेगी। एक बोतल पियोगी तो उम्र लंबी होगी। भूतनी दुल्हन ने शराब पी ली, लेकिन शायद उसके अंदर का दानव इसे संभाल नहीं पाया। वह अचानक कार्टून जैसी शक्ल में बदल गई और उसके मुंह से आग निकलने लगी। वह पूरी तरह बेचैन हो गई। भूतनी दुल्हन बोली, कितनी तीखी है। वह बेहोश होकर मेरी गोद में गिर गई। मैंने उसे संभाला और महसूस किया कि उसे पिलाई गई शराब कितनी खतरनाक थी। तभी वहां मौजूद भूत प्रेत और दादी माँ जैसी दिखने वाली औरत को शक होने लगा। मैं बोला, यह शराब इतनी तेज है कि शायद ही कोई इसे बर्दाश्त कर सके। भूत प्रेत बोले, ये लोग शक कर रहे हैं, हमें जल्दी से झीरेन गुरु को खबर देनी होगी। वे भूत प्रेत मेरी भूतनी दुल्हन के पीछे पड़े थे, इसलिए मैंने एक नाटक किया। मैं जोर से चिल्लाकर बोला कि मेरी पत्नी थक गई है और कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। मैं बोला, क्या किसी ने मेरी पत्नी को शराब से इतना बुरा हाल होते देखा है? वह आराम कर रही है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। दरवाजे बंद कर दो। जो भी अंदर आने की कोशिश करेगा, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। वह दादी माँ अजीब ढंग से हंसने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैं अपनी भूतनी दुल्हन को उठाकर कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसने फिर अपनी असली हरकत दिखाई। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं बोला, इतने नशे में होने के बावजूद इसके हाथों में इतनी ताकत कैसे है? भूतनी दुल्हन बोली, मेरे पति, तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? मैं समझ गया कि ये एक चाल थी। वह अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। मैं कमरे से बाहर भागा, लेकिन दादी माँ ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। दादी माँ बोली, कहाँ चले बेटा? एक अगरबत्ती जलने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। मैं वहां से भागा और एक कुएं के पास पहुंच गया। पीछे से काले भूत प्रेत मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। बचने की आखिरी उम्मीद में मैं सीधे एक कुएं में कूद गया। जैसे ही मैं उसके गहरे पानी में गिरा, मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ। और फिर मैं उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी लड़की पानी की सतह पर खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे सिस्टम ने चेतावनी दी। चेतावनी?
एस लेवल एंटिटी का पता चला, शुई झोंग शियान। ये नाम सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरा डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। मैं घबराकर चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ। एक हॉरर लेवल में सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, फिर यहाँ दूसरा एस लेवल राक्षस कैसे आ गया? लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहीं जाऊंगी। ये छोटा सा अवरोध मुझे नहीं रोक सकता। मैंने तुरंत अपना जादुई आइटम बागुआ मिरर निकाल लिया। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही मैंने मिरर की शक्ति सक्रिय की, एक चमकदार रोशनी उसके ऊपर गई। और हैरानी की बात यह थी कि वो वहीं रुक गई। उसे देखकर मेरे चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं बच गया था। लेकिन अगले ही पल एक अजीब बात हुई। वह मिरर में अपना ही चेहरा देखने लगी। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये वही मिरर है जिससे मैं भूतों को भगाता हूँ, लेकिन ये तो इसे मेकअप मिरर समझ रही है। असल में मैं यह सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। तभी मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखकर पूछा, अरे तू वही है ना? मैं अभी भी उस लड़की की हरकतों पर हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी अजीब हरकत कैसे कर सकता है। उधर कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच चुकी थी। एक अधिकारी घबराकर चिल्लाया, रिपोर्ट दो। हॉन्टेड मेंशन के अंदर एक और एस लेवल एंटिटी दिखाई दी है। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक ही लेवल में दो एस लेवल बॉस, ये तो उनके सभी नियमों के खिलाफ था। एक अधिकारी गुस्से में बोला, मुझे बहाने नहीं चाहिए, उसकी पूरी जानकारी तुरंत निकालो। लेकिन समस्या ये थी कि सिस्टम में उस एंटिटी का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। सारी जानकारी खाली थी। उधर मैं अभी भी कुएं के अंदर बागुआ मिरर पकड़े खड़ा था। जब तक वह अपने प्रतिबिंब में खोई हुई थी, मैं सुरक्षित था। लेकिन तभी मेरी नज़र स्क्रीन पर दिखाई दे रहे प्रोग्रेस बार पर गई। सिर्फ 5%। मैं हैरान रह गया। क्या? सिर्फ 5%? यह आखिर कैसा मजाक है? और तभी हालात और भी खराब हो गए। एक और भूत वहां आ बची। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। उसने मुझे और उस लड़की को देखा, फिर क्रोधित होकर बोली, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और मेरे पति के साथ क्यों खड़े हो? उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सफ़ेद कपड़ों वाली उस रहस्यमयी लड़की का हाथ पकड़े हुए कुएं से बाहर निकला। अचानक वहां एक और लड़की आ पहुंची। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा भरा हुआ था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये भी एक एस लेवल एंटिटी थी। जैसे ही उसने हमें देखा, वह गुस्से से चिल्लाई, उसका हाथ छोड़ दो। उसकी आवाज़ में ऐसा दबाव था कि मेरा दिल कांप उठा। लेकिन मेरे साथ खड़ी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने शांत नज़रों से उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उस पल मैं दोनों के बीच फंसा खड़ा था। मेरे सामने और पीछे ऐसी दो शक्तिशाली आत्माएं थीं, जिनमें से कोई भी मुझे एक पल में खत्म कर सकती थी। अगले ही पल दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ने अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते उसके चारों ओर ठंडी ऊर्जा फैलने लगी। हवा का तापमान अचानक गिर गया और आसपास बर्फ जमने लगी। कुछ ही क्षणों में एक विशाल बर्फीली दीवार खड़ी हो गई। उन दोनों की शक्तियों का दबाव इतना भयानक था कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पाया। एक तेज झटके ने मुझे दूर फेंक दिया और मैं जमीन पर जा गिरा। दर्द से कराहते हुए मैं किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि ये जगह मेरे जैसे सामान्य इंसान के लिए नहीं थी। अचानक मेरे सामने सिस्टम का नया संदेश दिखाई दिया, हिडन डंगन, मिरर वर्ल्ड अनलॉक हो चुका है। ये देखकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे प्रोग्रेस बार देखकर हुई। प्रोग्रेस सीधे 5% से बढ़कर 20% पर पहुंच चुकी थी। जितना मैं इस बारे में सोचता, उतना ही बेचैन होता जा रहा था। मैं अभी भी पानी की सतह पर खड़ा था। डर और गुस्सा दोनों मेरे भीतर उफान मार रहे थे। इतनी सारी घटनाओं के बाद मुझे महसूस होने लगा था कि मैं अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच चुका हूं। इसी दौरान मेरी नज़र सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की पर पड़ी। वह धीरे धीरे वहां से दूर जा रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका सामना लाल कपड़ों वाली भूत से होने वाला है। फिर भी उसने मुझे सुरक्षित निकलने का मौका दिया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और मेरे मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। क्या वह सच में मेरी मदद कर रही थी, या फिर यह भी उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? जितना अधिक मैं उसके बारे में सोचता, उतना ही मुझे महसूस होता कि उसके इरादों को समझना आसान नहीं था। और शायद यही बात उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह नई एस लेवल आत्मा आखिर आई कहाँ से थी। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास इस डंगन के बारे में कोई जानकारी है? कुछ पल बाद जवाब आया, लेकिन वह जवाब सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये डंगन हमारे पूरे डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है।
संभव है कि तुम किसी हिडन डंगन में फंस गए हो। हिडन डंगन? ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर उस सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की की तरफ देखा। वह दर्पण और पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। अगर ऐसी शक्तिशाली आत्मा वास्तव में इस रहस्यमय डंगन की मालिक थी, तो मेरी स्थिति बेहद खराब थी। मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। कनेक्शन खत्म होने से पहले अधिकारी की आखिरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। जैसे भी हो, उसे रोके रखो। मैं कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा रह गया। रोके रखो? मैं अकेला इंसान एक एस लेवल आत्मा को कैसे रोक सकता था? तभी वह सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की मेरी तरफ मुड़ी। उसकी निगाहें सीधे मुझ पर टिक गई। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, तू मेरे सामने छिप क्यों रहा है? अब मैं पूरी तरह अकेला था। मेरे पास न कोई मदद थी और न ही कोई बचाव का रास्ता। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया, अगर भाग नहीं सकता तो बात करने की कोशिश करनी होगी। मैंने अपना सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, फेरी, कृपया नाराज मत होइए। मैं तो बस डर के कारण ऐसा कर रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप इतनी शक्तिशाली हैं। सच कहूँ तो मेरी बातों में आधा सच और आधा झूठ था। लेकिन उस समय मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरी आंखों में देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे शब्दों को नहीं बल्कि मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। इसी दौरान सिस्टम ने फिर एक नया संदेश दिखाया, प्रोग्रेस 25/100। मैंने स्क्रीन को घूरते हुए गहरी सांस ली। इतनी सारी मुश्किलों और खतरों के बाद भी प्रोग्रेस सिर्फ 25% तक पहुंची थी। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये परीक्षा कभी खत्म भी होगी? तभी अचानक वह लड़की मेरी ओर भी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझे छू लिया। अगले ही पल मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं सीधे पानी में जा गिरा। लेकिन ये वही दुनिया नहीं थी। जब मैंने आंखें खोलीं तो खुद को एक भयावह लाल दुनिया में पाया। चारों तरफ लाल पानी फैला हुआ था। पूरा वातावरण खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तो सच में मेरा खेल खत्म है। मैंने अभी ये सोचना ही शुरू किया था कि अचानक किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा। वह लाल कपड़ों वाली आत्मा थी। उसकी आंखों में उबलता हुआ क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के सामने मैं बिल्कुल बेबस था। लाल कपड़ों वाली आत्मा मेरे ठीक सामने खड़े थी। मेरे सामने दो भयानक शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। अचानक लाल कपड़ों वाली आत्मा गुस्से से चिल्लाई, तुमने मेरा पति मुझसे छीन लिया है। हमने साथ रहने का वादा किया था, लेकिन तुम हमारे बीच आ गई। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और शिकायत सब कुछ साफ महसूस हो रहा था। लेकिन सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने शांत और ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो खुद कहता है कि यह रिश्ता उसकी इच्छा से नहीं था। अब वो मेरी सुरक्षा में है। उसके शब्द सुनते ही वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। अगले ही पल दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लाल आत्मा के हमले बेहद तेज और शक्तिशाली थे, जबकि सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अपनी रहस्यमय क्रिस्टल शक्तियों का इस्तेमाल करके हर वार का सामना कर रही थी। दोनों की ताकतें लगातार टकरा रही थीं। फिर सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ने अपने हाथ में एक जादुई फूल प्रकट किया। जैसे ही उसकी शक्ति सक्रिय हुई, दोनों की ऊर्जा आपस में टकरा गई। उस भयानक टक्कर की लहर मुझे सीधे पानी में गिरा गई। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि लाल कपड़ों वाली आत्मा ने मुझे ढूंढ लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसी समय सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की पीछे से तेजी से आगे बढ़ी। उसने अचानक हमला किया और लाल आत्मा को घायल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लाल आत्मा मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे देखकर सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की की आंखों में पहली बार कठोरता दिखाई दी। उसने ठंडी आवाज़ में चेतावनी दी, उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। लेकिन लड़ाई यहीं नहीं रुकी। दोनों की शक्तियां लगातार टकराती रहीं। एक पल में सब कुछ बदल गया। मैंने मौका देखकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपनी मालकिन की ओर देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसने धीरे से इशारा किया और कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। पहली बार उसकी आवाज़ में मुझे हल्का सा डर महसूस हुआ। उसकी बात सुनकर मैं और भी उलझ गया। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या ये सब मेरी किस्मत का हिस्सा था, या फिर मैं किसी नए खतरे की तरफ बढ़ रहा था? मैं अभी सोच ही रहा था कि घायल आत्मा अचानक रोने लगी। आंसुओं के बीच उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कांपती आवाज में कहा, उस सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ने मेरे पति को बहुत कष्ट दिया है। मैं उसे हर हाल में वापस लेकर जाऊंगी। उसकी आवाज़ में दर्द इतना गहरा था कि कुछ पल के लिए मैं भी चुप हो गया। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी।
घायल होने के बावजूद उसने अपने आखिरी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया और धीरे से कहा, अलविदा मेरे पति। उसके शब्दों के साथ ही वातावरण फिर से शांत हो गया। और फिर जब मैंने दोबारा होश संभाला तो मैं अपने कमरे में था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा चारों तरफ देखने लगा। कुछ देर तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच वापस आ चुका हूँ। सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सब सच था या मैं सिर्फ कोई डरावना सपना देख रहा था? लेकिन तभी मेरी नज़र दरवाजे पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा दिल धड़क उठा। अगर यह सपना था तो फिर यह निशान यहाँ कैसे आया? मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। डंगन सचमुच मौजूद था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं अभी भी उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। मैं ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि फ़ोन करने वाले व्यक्ति ड्रैगन कंट्री के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कमांडर थे। उन्होंने सीधे कहा, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? कुछ समय बाद मैं उनसे मिलने पहुंचा। जैसे ही हम आमने सामने आए, उन्होंने सम्मान के साथ मेरा अभिवादन किया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ड्रैगन कंट्री की ओर से आपका स्वागत है। आपने जो किया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आगे कहा, आप सिर्फ जीवित बचकर नहीं लौटे हैं। आप हमारे लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया था। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ, शायद ये पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, अगर सच कहूं तो मैं अपनी किस्मत और अपने दिमाग की वजह से बच पाया हूं। मेरी बात सुनकर कई लोग हैरान हो गए। मैंने आगे कहा, मैं वहां कोई महान योद्धा बनकर नहीं गया था। कुछ समय बाद मुझे इनामों की सूची दिखाई गई। एक बड़ी नकद राशि और शहर के सबसे अच्छे इलाकों में एक शानदार बंगला। कुछ पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हालांकि कमांडर अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। उन्हें शक था कि डंगन के अंदर मेरे साथ कुछ असामान्य हुआ होगा। इसी वजह से उन्होंने मुझे विस्तृत जांच के लिए डॉक्टरों के पास भेज दिया। अस्पताल में कई तरह की जांचें की गईं। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर काफ़ी देर तक उन्हें ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और कहा, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जहर, अभिशाप या असामान्य ऊर्जा नहीं मिली है। उनकी बात सुनकर मैं खुद भी उलझन में पड़ गया। अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था तो फिर वह अजीब डर बार बार क्यों लौट रहा था? और वह रहस्यमय प्रोग्रेस बार, क्या वो सचमुच मौजूद था या फिर मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था? जितना मैं इसके बारे में सोचता उतने ही नए सवाल सामने आ जाते। आखिरकार मैंने सीधे डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर, क्या मुझे कोई बीमारी है? डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया, रिपोर्ट बंद की और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब घर जाइए और आराम कीजिए। मैंने सिर हिला दिया। तभी कमांडर मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुरा समय बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ अच्छे दिन हैं। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अब भी परेशान था। हो सकता है कि मेरे शरीर की सारी बीमारियां गायब हो गई हों, लेकिन मेरे मन का डर अभी भी वैसा ही था। मैं बार बार उसी रहस्यमय आत्मा के बारे में सोच रहा था। क्या उसने सचमुच मेरी मदद की थी या किसी अनजाने वरदान की वजह? कुछ समय बाद मैं अपने नए घर पहुंच गया। 5 मिलियन का इनाम और शहर के बीचों बीच एक शानदार बंगला। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन इस नई जिंदगी के साथ भी एक सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्या वो आत्मा मुझे यहाँ भी ढूंढ लेगी? रात को मैं अपने बाथरूम में गया। मैंने आईने पर जमी हल्की नमी साफ की और खुद को समझाया, अब सब खत्म हो चुका है। मैं आराम से अपनी नई जिंदगी जी सकता हूँ। अब भूतों और डंडन की दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने आईने पर वह वही लड़की थी, सफेद कपड़ों वाली रहस्यमयी लड़की।